हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में है। आपने सुना होगा दोस्तों, एक पाकिस्तान की महिला है, एक मुस्लिम समाज की महिला है, वो भारत में रहना चाहती है। वो एक लड़के के साथ प्यार में आती है और फिर दोस्तों वो आके भारत में बसना चाहती है। पहले वो नेपाल जाती है, नेपाल में वो दोनों शादी करते हैं। अब वो भारत में रहने के लिए जिद पकड़े हुई है। इसके बारे में बात करेंगे कि भारत के संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारी नागरिकता को लेकर, और जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या सीमा हैदर को दोस्तों नागरिकता मिल सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान की है, क्या नहीं मिल सकती, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मिल सकती है तो कैसे मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए एक आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लाने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पर्सन या सिटीजन या फिर माइनॉरिटी कौन लोग होते हैं और नागरिक कौन लोग होते हैं, इनके बारे में बात बताता हूँ। देखो दोस्तों, पर्सन वे लोग होते हैं जो भी हमारे देश के अंदर भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, वो आम नागरिक हैं। वो हमारे देश के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकते, हमारे देश के अंदर वो बड़े पद पर नहीं बैठ सकते, जैसे राष्ट्रपति, चुनाव में भाग नहीं ले सकते, वो ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकते जो एक भारत का सिटीजन कर सकता है। अब उसको जीवन जीने का अधिकार, उसको घूमने का अधिकार है, वो उसको अधिकार मिले हुए हैं क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। अब एक होता है सिटीजन। वो दोस्तों सिटीजन वो होता है जो जन्म से वो भारत का नागरिक है। उसकी नागरिकता नागरिकता वो कैसे प्रमाणित करेगा, वो करेगा उसके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, उसके पास चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, वो ऐसे अपनी नागरिकता को शो करेगा, अपनी नागरिकता को दिखाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों नागरिक यानी सिटीजन। अब तीसरा होता है दोस्तों माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वे लोग होते हैं दोस्तों जो अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब एक समाज के मुकाबले उनकी जो प्रेजेंस है वो कम होती है, उनकी संख्या कम होती है, उनको माइनॉरिटी कह देते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी कौन है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैन समाज के, बौद्ध समाज के लोग हैं, और मेजोरिटी में कौन लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। ये तीन प्रकार के दोस्तों लोग होते हैं। इनके आधार पर दोस्तों हमारे देश की नागरिकता बटी हुई है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आर्टिकल 5 की। हमारे संविधान के अंदर दोस्तों आपको पता होना चाहिए टोटल 395 आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, 22 उसमें भाग है, और दोस्तों अनुसूचियां हैं उसमें 12। उसी 22 भाग में से 2वें भाग में आता है जो हमारा पार्ट 2 है, उसमें आती है नागरिकता। पहले पार्ट में दोस्तों आती है जो हमारे संघ और राज्य होते हैं उनके बारे में उनका वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों पार्ट 2 यानी भाग 2 के अंदर हमारी नागरिकता आती है, जो आर्टिकल 5 से लेके यानी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक उनके प्रावधान करती है। एक एक करके आर्टिकल को समझते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको नागरिकता मिलेगी। पहले तो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सभ्य नागरिक है, आपको जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आर्टिकल 5 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से अगर कोई नागरिक है, यानी संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उससे पहले कोई भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। और 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में ही जन्मा है, क्योंकि जब दोस्तों पार्टीशन हो गया था वो पाकिस्तान में भी जन्मा होगा, लेकिन अगर वो उससे पहले जन्मा है और भारत में आना चाहता है, भारत में रह रहा है, तो वो दोस्तों भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 कहता है। 3 प्रकार से दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका जन्म भारत में हो, ठीक है, उसके माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले से ही वो भारत में रहता हो। इसको कहा जाता है दोस्तों भारत का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आर्टिकल हम देखते हैं 6 को, यानी कि हमारा अनुच्छेद 6 है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जब दोस्तों पार्टीशन हुआ था, पता है आपको कि 2 टुकड़े हुए थे भारत के, एक दोस्तों पाकिस्तान हुआ था, एक भारत हुआ था। पाकिस्तान भी दोस्तों 2 बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आप जिसको बांग्लादेश कहते हैं वो पाकिस्तान, आज के समय में उसको बांग्लादेश बना दिया गया 1971 के बाद। अब दोस्तों इसमें जो आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल 6 है, इसमें क्या प्रावधान किए गए, पाकिस्तान से जो भारत आए लोग हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान करते हैं। क्योंकि पार्टीशन के बाद जब भारत में दो विभाजन हो गए थे, कुछ लोग उधर चले गए थे और कुछ लोग भारत में रह गए थे, तो उसके बाद के प्रावधान करता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के अंदर दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भारत में रहा है,
या फिर भारत से 1948 से पहले, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में रहा है वो भारत का नागरिक है। 19 जुलाई 1948 के बाद जो आना चाहता है, जो भारत में आया है, वो दोस्तों एक क्या कहते हैं परमिट के माध्यम से 6 महीने के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये प्रावधान करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कि जब पाकिस्तान का पार्टीशन, जब भारत का और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था आर्टिकल 6 के अंदर। आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब दोस्तों क्या होता है कि भारत से पाकिस्तान भी कुछ लोग गए थे और पाकिस्तान से भारत कुछ लोग गए थे। पाकिस्तान से भारत गए लोग लेकिन वो भारत में भी आना चाहते हैं अब वापस से, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान गए किंतु वापस आना चाहते हैं तो 6 महीने के दोस्तों उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो नागरिकता मिल सकती है। ये दोस्तों प्रावधान करे गए हैं आर्टिकल 7 के अंदर। आर्टिकल 8 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा जन्मा या फिर रह रहा या फिर जन्म हो गया उसका, भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। अब कोई माता पिता तो भारतीय हैं, जन्म से वो भारतीय हैं, और उनका जो बच्चा है वो जाकर चाहे विदेश में होगा उसका जन्म ले लेता है, विदेश में जन्म लेने के लिए वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान करता है दोस्तों आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये नागरिकता के समाप्त करने की विधि को बताता है। आर्टिकल 10 यानी हमारा अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना। जब तक कोई अन्यथा या कोई ऐसा कार्य ना हो कि जो एक नागरिक के द्वारा किया जाता है जिससे कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो, हमारी सोवरेनिटी को खतरा हो, कोई ऐसा कार्य उसके द्वारा ना किया जाए तो उसकी नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान कर रहता है। ठीक है, मतलब बना रहता है किसी प्रकार से। ठीक है, और उसमें दोस्तों अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि नागरिकता का जो कानून है वो संसद बनाएगी, गृह मंत्रालय के अंदर इसको कानून को बनाया जाएगा, और गृह मंत्रालय ही दोस्तों क्या करेगा कि आपको सिटीजनशिप प्रदान करेगा, कि नागरिकता प्रदान करेगा। अब ये तो बात हुई दोस्तों हमारे संवैधानिक प्रावधानों की। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जो दोस्तों इसमें आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक अधिनियम लाया गया था 1955 में। 1955 में अधिनियम लाया जाता है, ये तो हमारे संविधान के जो मैं बातें बताई ये संविधान के अंदर वर्णित है, संविधान के अंदर इनके प्रावधान करते हैं, लेकिन अलग से इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है, यानी नागरिकता अधिनियम भी है। नागरिकता अधिनियम के अंदर दोस्तों 1955 में वो सभी की सभी डेफिनेशन दी गई हैं जो कि एक संविधान के नागरिक जो एक नागरिक है उसके लिए किस किस प्रकार से वो भारत का नागरिक हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों 1955 के अधिनियम की। 1955 के अधिनियम के अंदर दोस्तों पहले तो लाया जाता है, उसके बाद उसमें 5 संशोधन किए जाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान दोस्तों लचीला संविधान है। जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने खुद ही कहा था कि आप अपने संविधान के अंदर अपने तरीके से, जब संविधान आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें आप एडिशन या फिर इसमें से कुछ चीज़ें हटाते जाना, इस प्रकार से संशोधन करते जाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नागरिक अधिनियम 1955 लाया जाता है। ये दोस्तों 5 प्रकार से हमें नागरिकता देता है। इसके अंदर आएगा जो मैंने आपके ये जो टॉपिक है इसके आधार पर जो इसका डिपेंडेंट है वो आधार पर माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान की नागरिक है, वो भारत की नागरिकता लेनी चाहती है, वो किस प्रकार से लेगी, इस अधिनियम के तहत वो नागरिकता लेगी। कैसे लेगी दोस्तों, हमारी नागरिकता अधिनियम के अंदर 5 प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं। जैसे जन्म के आधार पर 1986 से पहले क्या हुआ था, जब 1955 में दोस्तों नागरिकता अधिनियम लाया गया तो इसमें क्या कहा गया था कि जो भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होगा। अब देख लो इसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी होने लगता है। पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं, कोई लेडीज होती है वो प्रेग्नेंट होती है, वो किसी भी प्रकार से बॉर्डर कूद के इधर भारत में आ जाती है। पाकिस्तान से बहुत काम ऐसे हुए हैं, या फिर बांग्लादेश से भी इधर आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को और पाकिस्तान का एक ही प्रावधान कर रखे थे। तो तब जो वे इधर आ जाते हैं डिलीवरी उनकी इधर ही हो जाती है, वो बच्चे को यहीं पे जन्म दे देती, क्योंकि भारत के अधिनियम में यही कहा गया है, नागरिकता अधिनियम के अंदर ये कहा गया है कि आप अगर भारत के अंदर जन्म लेते हैं तो किसी भी प्रकार से अगर जन्म होता है किसी भी बच्चे का तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक होगा। इसका मिसयूज करता है पाकिस्तान। इसमें फिर दोस्तों 1986 में संशोधन किया जाता है। अब इसमें क्या कहा जाता है, वंश के आधार पर, कि वंश कैसा, वंश के आधार पर, पिता के आधार पर आपको इसमें नागरिकता दी जाएगी। अब पिता कैसे होगी, पिता के अंदर क्या होगा दोस्तों कि माता इसमें आंदोलन करने लगती है कि क्या पिता का ही हक है बच्चे के बाद, माता का क्यों नहीं है। माता को भी इसमें ऐड किया जाता है जब 1992 में लाया जाता है। तो अब दोस्तों 1992 के आधार पर इसको संशोधन करके माता पिता इसमें जोड़ा जाता है। तीसरा जो काम है दोस्तों वो होता है
पंजीकरण के आधार पर। ये करेगी सीमा हैदर। सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पंजीकरण के आधार पर आप इसका रजिस्ट्रेशन करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। विवाद क्या है दोस्तों, इसमें 7 साल तक का आपको क्या करना है, रहना है, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एकदम से आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपको 7 साल तक रहना है। आपकी गतिविधियों को देखा जाएगा, आपके जो रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं, अगर कभी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी हर चीज़ों को परखा जाएगा, तब जाके आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। पता लगे कि आप आ गए यहाँ पर, देश में रह रहे हैं, 7 साल के अंदर आपने कुछ ऐसी गतिविधियाँ कर दी, आप आतंकवाद के सहारा देने लगे, थोड़ी बहुत भी आपकी गलती पाई जाती है, आपको नागरिकता और देश निकाला भी दिया जा सकता है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये बातें हैं दोस्तों। एक है दोस्तों देसीकरण के आधार पर, यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर जो नागरिकता मिल सकती है, जिसमें कला, विज्ञान, भारतीय भाषा, जो हमारी संविधान के अंदर टोटल 22 भाषा हैं, अगर इनमें से एक भी कोई जानता है तो उसको भी दोस्तों नागरिकता मिल सकती है। बस शर्ते, उसकी एक शर्त है कि आपको 10 साल में रहना है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। उदाहरण है दोस्तों, जो आपने एक अदनान सामी नाम के एक पाकिस्तानी थे, वो भारत में रहने लगते हैं, वो 10 साल तक रहते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में आते हैं, कला के क्षेत्र में वो गायक हैं, तो इस आधार पर दोस्तों उनको नागरिकता मिली हुई है। 10 साल तक वो भारत में रहे, उनको नागरिकता मिली हुई है, और कला के क्षेत्र में, ठीक है। एक है दोस्तों अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। 5 प्रकार से मैंने आपको बताई नागरिकता मिल सकती है, ये 5वां है। इसमें दोस्तों अर्जित भूमि के, अगर हम पाकिस्तान को अपने देश के अंदर मिला लेते हैं, पाकिस्तान को अपना भारत का हिस्सा बना लेते हैं, तो उसके जितने भी नागरिक हैं, टोटल नागरिक, वो भारत के ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे मैं दोस्तों आपको 1965 के अंदर जब हमने सिक्किम को अपने भारत में मिलाया था, भारत में मिलाने के बाद उसके टोटल जितने भी नागरिक थे, वो सभी के सभी भारत के ऑटोमेटिक नागरिक हो गए थे। इस आधार पर भी दोस्तों हम जो भूमि के आधार पर, अर्जित के आधार पर, इसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ सकते हैं धीरे से, जैसे जैसे मैंने आपको जो सारी बातें बताई हैं वो सभी की सभी इसमें लिखी हुई हैं। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब बातें हैं दोस्तों लिखी हुई हैं। अब दोस्तों भारत के अंदर जो हमारे संविधान है, उसमें हमारी जो नागरिकता है उसको छीना या फिर सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा कैसे लिया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। इनका जो नागरिकता का जो समापन है वो एक त्याग के आधार पर, बर्खास्त के आधार पर, वंचित के आधार पर। त्याग के आधार पर अगर कोई अपनी इच्छा से खुद ही त्याग कर देता है, बर्खास्त के आधार पर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, कोई गलत वंचित कर दिया जाता है। वंचित के आधार पर कि उसने किसी भी गतिविधियों की, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ से जाके लड़ने लगेगा, इस आधार पर भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता से वंचित ऐसे किया जाएगा कि उसको मतलब जीने की आज़ादी उससे नहीं छीनी जाएगी, मतलब अगर उसने कुछ ऐसी गतिविधियां कर दी, कोई उसको ठाह से गोली मार दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको सिर्फ जीने का अधिकार दिया जाता है। उससे जो अधिकार छीने जाते हैं वो वोट करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार छीना जाता है, और कहीं पर भी भ्रमण करने का, इसी प्रकार से आधार छीने जाते हैं। बड़े पद पर रहने का अधिकार उससे छीना जाता है, वरना सारे आर्थिक गतिविधियों में वो काम करता है। इस आधार पर दोस्तों जो नागरिकता होती है उसका समापन, यानी कि उसको वंचित किया जाता है। अब दोस्तों राजनीतिक अधिकार के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि वोटिंग का अधिकार, चुनाव का अधिकार एक सिटीजन को प्राप्त होते हैं। वहीं दोस्तों जो हमारे देश के अंदर जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है, यानी एकल ही नागरिकता है। आप दो नागरिक हो के आप एक नागरिकता यहाँ के लिए रखी, आपने वहाँ की भी नागरिकता लेकर रखी है, ऐसा नहीं हो। ऑटोमेटिकली जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। इसमें दोस्तों हमने जो ब्रिटेन से सारे के सारे प्रावधान लिए गए हैं, और साथ ही साथ दोस्तों एक अधिनियम इसका भी काम करता है जो 1955 का मैंने अभी आपको बताया। आपने सुना होगा दोस्तों एनआरआई वगैरह होते हैं। इसमें मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ एनआरआई वगैरह की। ये डेफिनेशन है दोस्तों, एनआरआई कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं। एनआरआई दोस्तों वो लोग होते हैं जो हमारे देश के हैं नागरिक, जो प्रॉपर नागरिक हैं, वो विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा भारत में भेज रहे हैं, उनको एनआरआई कहा जाता है। जैसे एप्पल की कंपनी में कोई भी भारत का नागरिक होता है, वो एप्पल की कंपनी में काम करता है और भारत में पैसा भेजता है, वो एनआरआई होता है। एक होता है दोस्तों पीआईओ, यानी कि ओसीआई भी होता है, एक पीआईओ भी होता है, और ये सभी के सभी आप इसमें लिखे गए हैं। ओसीआई कौन होता है, किस प्रकार से होता है, सारा का सारा जो भी काम देखते हैं ना, वो हमारी मिनिस्टर जो हमारी अफेयर है ये काम देखती है। जो एनआरआई की और पीआई की, ओसीआई की जो काम देखती है, इनके एक अलग से पासपोर्ट बनते हैं, वो सब देखती है हमारे विदेश मंत्रालय। और जो नागरिकता का मंत्रालय होता है वो दोस्तों गृह मंत्रालय होता है। ध्यान रखना है, इनको डिफरेंशिएट करके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आप भी मुझे बता सकते हैं, कौन सी छूट गई है आप मुझे बता सकते हैं।
दोस्तों प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।